हेलो डियर, जितने भी हमारे डियर फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आपका भी एग्ज़ाम मई में होने वाला है फर्स्ट ईयर का। आप अगर एमपी में हैं तो आपका भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, समझ गए। अगर आप राजस्थान के हैं तो आपके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप लोग जो है, और यूपी के हैं तो यूपी में भी जो है मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये रिवीजन बहुत यूजफुल होगा, बहुत कारगर होगा। कंप्लीट तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, बाकी रिवीजन मैं करा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आज हम लोग लेकर आए हैं फैमिली के ऊपर, दूसरा लेकर आए हैं इमोशन के ऊपर, ठीक है ना, और तीसरा क्वेश्चन है विवाह के ऊपर, ठीक है, विवाह के ऊपर। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है परिवार का अर्थ लिखे और उसे परिभाषित करना है, ठीक है ना। तो देखिए, अर्थ मतलब होता है कि मीनिंग, परिवार का क्या मीनिंग होता है। परिभाषा जो है हर एक जो है सोशियोलॉजिस्ट जो है अलग अलग तरीके से अपना समाजशास्त्री दिए हैं परिभाषा। चलिए हम लोग इसको अर्थ के देखते हैं। परिवार शब्द जो होता है यह रोमन शब्द का एक जो है फैमिलस, जो फैमिलस होता है, इस फैमुलस से जो है आपका परिवार बना है। जैसे परिवार जो फैमिली है, इस फैमिली जो है रोमन शब्द फैमुलस से बना है, समझ गए। जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे और दास हो, समझ गए ना। देखिए, रोमन भाषा के फैमिलस से बना है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है कि यह एक ऐसा समूह हो जिसमें माता पिता, समझ गए ना, माता पिता और बच्चा, समझ गए ना, और दास हो, मतलब उसका नौकर हो, लेकिन कम से कम माता पिता और उसका बच्चा जरूर हो, समझ गए ना। चलिए, समान अर्थ में परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि समाज के प्रथम इकाई कौन होता है, तो परिवार ही होता है, समझ गए ना। तो देखिए, समाज का सिंपल अर्थ में कहिए, समान अर्थ में, तो परिवार जो है समाज की प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। इन रहने वालों में पति पत्नी व संतान जो है अनिवार्य होती है, समझ गए ना। तो ये जो है इसका मतलब हो गया किसका, जो है आपके फैमिली का। फैमिली का क्या मतलब हुआ कि फैमिली का समान अर्थ होता है कि यह समाज का प्रथम इकाई होता है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं, जैसे पति पत्नी और उसके संतान। इतना कम से कम होता है तो एक परिवार जो है बन जाता है, समझ गए। तो यही जो है होता है परिवार का अर्थ, जो कि रोमन्स के शब्द फैमिलस से लिया गया है, समझ गए। चलिए, परिवार की परिभाषा क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे परिवार के परिभाषा वो तो हो गया अर्थ। अब यहाँ पे परिवार के परिभाषा में कुछ जो है समाज शास्त्रियों ने अपना अपना अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, दो को ही देखेंगे। इसी दो को आप लोग को भी पूछेगा तो लिखिएगा परिभाषा में, समझ गए। देख लीजिए, पहला हम लोग लिए हैं लूसी मेयर के अनुसार और दूसरा लिए हैं डेविस के अनुसार, ठीक है ना। तो देखिए, लूसी मेयर, परिवार एक गृहस्थ समूह है। परिवार क्या है, एक गृहस्थ समूह है, मतलब घर का एक समूह है, समझ गए ना, जिसमें माता पिता व संतान साथ रहते हैं। ऊपर भी जो देखे हैं कि माता पिता और उसके संतान अनिवार्यतः रहते हैं, तो उसी प्रकार से लूनी मेयर ने भी कहा कि भाई मेरे, परिवार एक गृहस्थ समूह है, घर का समूह है, जिसमें माता पिता और उसके संतान जो है साथ में रहते हैं समूह में। इसके मूल रूप से दंपति व उसकी संतान रहती है, मतलब इसमें मूल रूप से दंपति यानी पति पत्नी और उसके संतान रहते हैं। ये कौन कहा, लूनी मेयर ने कहा, समझ गए ना। लूनी मेयर ने क्या कहा कि परिवार एक गृहस्थ, मतलब घर का एक समूह है जिसमें माता पिता और उसके एक संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में कहा जाए तो दंपति और उसके संतान होते हैं एक परिवार में, समझ गए ना। तो ये लूनी मेयर ने कहा, परिभाषा दिया। अब डेविस ने क्या कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा जो परस्पर नातेदार है। डेविस ने कहा, डेविस ने माना कि भाई हम जो है लूनी मेयर के बात से सहमत है, बट पूरे सहमत नहीं है। हम अपना जो है परिभाषा देंगे। तो हम अपना परिभाषा परिवार के लिए क्या देंगे, तो डेविस ने कहा कि देखिए, एक से अधिक जहाँ भी कोई मनुष्य रहता है तो वह समूह हो जाता है। तो उसी प्रकार से परिवार में भी पति पत्नी हो या उसके बच्चा हो, कोई भी हो, 2 3 4 कोई भी हो, तो वो आपस में सब जो है एक दूसरे से परस्पर रक्त का संबंध होगा। जैसे पति पत्नी और उसके बच्चे, क्या हो गया, रक्त का संबंध हुआ ना उसमें, उसके बच्चा में और उसके माता पिता में। इसी प्रकार से बच्चा है और उसके माता पिता है, उसके दादा है, तो ये भी तो सब एक दूसरे से रक्त के संबंधी ही हुआ। तो ये डेविस ने माना कि रक्त के संबंधी हो, एक दूसरे से संबंधित रहते हो और जो परस्पर एक दूसरे से नातेदार हो, तो यही जो है परिवार होता है, समझ गए। तो ये डेविस भाई ने कहा, ओके। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि परिवार को तो आप लोग देख लिए, परिवार का विशेषता क्या क्या, परिवार का डिफिनीशन कौन दिया था, लूनी मेयर ने और डेविस ने। दोनों के बारे में आप लोग समझ गए। एक ने कहा कि रक्त के आधार पर, डेविस ने रक्त के आधार पर माना, और लूनी मेयर ने माना कि पति पत्नी दंपति और उसके संतान अनिवार्यतः इसमें होगा तो ही परिवार होगा, समझ गए ना। चलिए,
ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए परिवार की विशेषता, अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्ट देखेंगे कि एक परिवार जो होता है उसका क्या क्या विशेषता होता है। तो देखिए परिवार के मुख्य विशेषताओं को दो भागों में विभाजित कर दिया, अच्छे से समझने के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया गया, समझ गए ना। ये हम लोग विशेषता देख रहे हैं परिवार का। अब आप लोग सोचिए ना परिवार का क्या क्या विशेषता हो सकता है। आप जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार का क्या क्या विशेषता हो सकता है। तो परिवार आपको निवास स्थान दिलाता है, परिवार आपको सुरक्षा देता है, परिवार आपको जो है भौतिक सुविधा देता है, समझ गए ना, जिसमें घर, कपड़ा, खाना पीना, बायोलॉजिकल सुविधा देता है, समझ गए ना, मनोरंजन की सुविधा देता है परिवार। तो ये सब एक प्रकार का विशेषता ही होता है, समझ गए ना। शिक्षा का अवसर देता है परिवार आपको, राजनीतिक लाभ भी देता है, राजनीतिक सिखाता है कि कैसे परिवार को चलाना है, कैसे जब कोई समस्या हो तो एक दूसरे से कोई निर्णय लेना हो तो एक दूसरे से मिल के निर्णय लेंगे। तो ये जो है परिवार एक कैरेक्टरिस्ट विशेषता होता है सब। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको समांतर दो ही भागों में विभाजित किया गया है, एक है समान विशेषता और एक है विशिष्ट विशेषता। दो भागों में इसके विशेषता को बांट दिया गया है, समझ गए। चलिए यहाँ पे हम लोग समान विशेषता जनरल कैरेक्टरिस्ट को देखते हैं फैमिली का, ठीक है ना। देखिए पहला जो समान विशेषता है, जो एक नीड विशेषता है, वो होता है, पहला है सेक्सुअल रिलेशन। परिवार का एक विशेषता है कि जब परिवार का निर्माण होता है, जब किसी बच्चे का परिवार में शादी होता है तो वह जोड़ा दंपति जो होता है उसको एक लाइसेंस मिल जाता है कि उसको यौन संबंध बना सकता है पत्नी के साथ में, समझ गए ना। तो यह एक परिवार का जो है क्या होता है, विशेषता है, जो परिवार अनुमति देता है, समाज अनुमति देता है कि शादी के बाद यौन संबंध बनाने के लिए, समझ गए ना। दूसरा विशेषता है विवाह का स्वरूप। इसमें है विवाह का स्वरूप। अब परिवार जो होता है यह विवाह का स्वरूप भी तय करता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा आदिवासी जो होता है तो आदिवासी में उसके घर में जो है एक औरत के जो है दो चार जो है हस्बैंड रहते हैं, या एक हस्बैंड को दो तीन पत्नियां रहती है। तो ये जो है अलग अलग स्वरूप होता है, समझ गए ना। कुछ नॉर्मल परिवार में भी देखते होइएगा, तो नॉर्मल परिवार में भी जो है देखते होइएगा कि कोई कोई पति के जो है तीन तीन दो दो पत्नियाँ रहती है। उसी प्रकार से कोई एक पत्नी जो है दो दो तीन तीन पति के साथ में रहता है। तो यह विवाह के स्वरूप को भी तय करता है कौन, परिवार, समझ गए ना। जिसका परिवार जिस ढंग के होता है वह उसी प्रकार से अपना विवाह को तय करता है, समझ गए। उसी प्रकार से जो सभ्य समाज होता है तो वहाँ पे जो विवाह होता है मोनोगामी मतलब एकल विवाह ज़्यादा प्रचलित होता है, समझ गए ना। तो यह जो है विवाह का स्वरूप होता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा एक वंशावलिक व्यवस्था, ए जेनोलॉजिकल सिस्टम। परिवार जो होता है यह एक वंशावली व्यवस्था बनाता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे दादा हुए, दादा के बेटा यानी पिताजी हुए, पिताजी के जो संतान होगा यानी मैं। तो ये जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, समझ गए ना। और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है तो यह एक प्रकार का व्यवस्था होता है, सिस्टमेटिक चलते रहता है, समझ गए ना। तो यह एक वंशावलिक व्यवस्था होता है, इसका एक विशेषता है परिवार का, समझ गए। चलिए चौथा देखिएगा आर्थिक व्यवस्था, सम इकोनॉमिकल प्रोविजन। अब जो परिवार होता है, परिवार में जो इकोनॉमिकल जो आर्थिक व्यवस्था होता है वह जो है परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है कि कौन सा सदस्य जो है किस इनकम के स्रोत से अपना आर्थिक व्यवस्था तय कर रहा है। कोई कृषि पर निर्भर होता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, समझ गए ना। तो ये परिवार के द्वारा ही जो है किया जाता है, परिवार के सदस्यों के द्वारा ही। तो ये जो है आर्थिक रूप से जो है संपत्ति अर्जन किया जाता है। तो ये आर्थिक व्यवस्था हो गया। पाँचवा है जैसे किसी का जैसे माता पिता अपने बाल बच्चे के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं ना। तो ये आर्थिक व्यवस्था हो गया। नेक्स्ट है समान निवास स्थान। अब इसका एक ये भी विशेषता होता है कि परिवार अपने आने वाले भविष्य में या होने वाले भविष्य में संतानों के लिए, सदस्यों के लिए समान जो है निवास स्थान का जो है क्या करता है, बनाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना बहुत बड़ा बड़ा महल क्यों बनाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि ज़िंदगी भर अमर है वो और उसको इसका ही जो है सुख पाना है। वह इसलिए भी बनाता है कि हम तो सुख पाएँ ही पाएँ, साथ ही आने वाला समय में जो मेरा जनरेशन है, जो संतान होगा या संतान के जो संतान होगा वो जो है इस घर में सुख भोग सके, समझ गए ना। तो ये जो है समान निवास स्थान भी इसका एक विशेषता होता है, समझ गए। तो समान आप लोग विशेषता में देख लिए कि आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक समान निवास व्यवस्था, समझ गए ना। उसी प्रकार से है वंशावलिक व्यवस्था, इसका विशेषता होता है विवाह का स्वरूप और यौन संबंध। ये सब समान व्यवस्था होता है, समझ गए, समान विशेषता है, समझ गए ना।
अब विशिष्ट विशेषता क्या होता है देख लीजिए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्ट क्या होता है देख लीजिए। जैसे परिवार एक जो है सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी के रूप में होता है, मतलब परिवार का एक विशेषता ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएंगे आपको परिवार जो है हर जगह देखने को मिल जाएगा, भले ही वो परिवार संयुक्त हो चाहे एकल हो, समझ गए ना, लेकिन परिवार जो है देखने को आपको मिल जाएगा। तो परिवार का एक विशेषता ये है कि यह यूनिवर्सल रूप में पाया जाता है, मतलब पूरे देश दुनिया के लेवल पर पाया जाता है, समझ गए। तो यही जो है सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी होता है, समझ गए। चलिए, तो इसका एक विशेषता हो गया। दूसरा है भावनात्मक आधार होता है। अब जो विशेषता होता है परिवार का कि यहाँ पे जो है परिवार का एक विशेषता ये होता है कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे एक दूसरे के भावनाओं को ख्याल रखता है, समझ गए ना। जैसे घर में माता पिता में से अगर किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो उनके जो संतान बाल बच्चा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, या बाल बच्चा यानी संतान को किसी को तबीयत खराब हो जाए तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। तो यानी एक दूसरे के सब जो है ख्याल रखते हैं भावनात्मक रूप से, किसी को दर्द हो, क्रोध हो, उदासी हो, तो ये सब जो है भावनात्मक आधार एक जो है इसका विशेषता होता है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट इसका विशेषता क्या होता है, रचनात्मक प्रभाव, क्रिएटिविटी इन्फ्लुएंस। अब क्रिएटिव इन्फ्लुएंस ये होता है कि इसमें जो है परिवार में तरह तरह के चीज़ें जो है क्रिएट किया जाता है, नए नए चीज़ों का जो है क्रिएटिव किया जाता है, रचना किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। परिवार जो होता है, परिवार में जो होता है वह परिवार मिल कर एक समुदाय, एक गाँव का निर्माण करता है। तो ये जो परिवार होता है यह मूल रूप से एक इकाई के काम करता है। चूँकि यह इकाई के काम करता है तो एक एक परिवार जो है गांव में मिल के गांव बनाता है, समुदाय बनाता है, समझ गए ना। तो ये रचनात्मक होता है, इसका एक विशेषता है जो कि एक विशिष्ट विशेषता है, समझ गए ना। चलिए, नेक्स्ट देखिए, सीमित आकार, लिमिटेड साइज। अब जो परिवार होता है उसका जो साइज होता है लिमिट होता है। मान के संयुक्त परिवार ही होगा, संयुक्त परिवार ही होगा तो संयुक्त परिवार में कितना 10 परिवार 20 परिवार हो, सॉरी 10 फैमिली 10 मेंबर या 20 मेंबर या 15 मेंबर होगा, कितना मेंबर होगा। तो संयुक्त कंबाइंड जो फैमिली होता है ये बड़ा फैमिली होता है, संयुक्त परिवार होता है। तो लेकिन जो परिवार होता है उसमें भी तो सदस्यों की संख्या लिमिट ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक संयुक्त परिवार में अनगिनत सदस्य हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सीमित आकार होता है परिवार का, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक ढांचे में मूल परिवार। अब चूंकि जो आपका समाज होता है उसके ढांचे तैयार करने में जो परिवार होता है सबसे मूल होता है, मतलब सबसे जड़ होता है, एक इकाई के रूप में काम करता है। यही कारण है कि जो परिवार है वह हमारे समाज का निर्माण करता है, समझ गए। इसीलिए सामाजिक ढांचे में मूल परिवार ही होता है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए इसका विशेषता में सदस्यों का उत्तरदायित्व। अब जो परिवार होता है उसमें सभी सदस्यों का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है, सबको अपना अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, समझ गए ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को परिवार में ना समझा जाए तो पता नहीं चलेगा कि सब एक ही आदमी पर बोझ पड़ जाएगा। इसलिए परिवार के हर एक सदस्य अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व समझते हैं और मिलजुल कर सब चीज़ को करते हैं, समझ गए ना। तो ये सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, ये परिवार का एक विशेषता है, समझ गए। चलिए, जो समाज परिवार होता है उसके द्वारा समाज के कंट्रोल भी, सामाजिक नियंत्रण का भी कार्य किया जाता है, सामाजिक स्तरीकरण का भी कार्य किया जाता है, समझ गए ना। जिससे समाज में होने वाले हर एक चीज़ों पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे आप लोग को पता है तो कानून सब जो होता है वो क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से परिवार जो है ये कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण बनाने का भी कार्य करता है। तो यह इसका विशेषता है, समझ गए। आखिरी विशेषता है कि परिवार अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति का होता है। अब जो परिवार होता है अस्थायी और अस्थायी होता है। जैसे अस्थायी हो जाएगा जिसका बच्चे से जन्म से जो घर होगा वो अस्थायी होगा, लेकिन मान गए वो जाके कहीं शहर में कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए रहता है तो उसका वो अस्थायी घर हो जाएगा, वो अस्थायी परिवार हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये परिवार अस्थायी और अस्थायी प्रकृति का होता है, समझ गए। चलिए, तो आप लोग समझ गए कि परिवार के विशेषता में दो प्रकार के विशेषता है। एक समान विशेषता जिसमें इकोनॉमिकल था, सेक्सुअल था, समझ गए ना, वो सब था। उसके बाद आपका जो है इधर जो हम लोग दूसरा बताए हैं, दूसरा में ये विभिन्न प्रकार के विशेषता है, समझ गए। चलिए, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, अगर जहाँ भी दिक्कत लगेगा रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए परिवार के प्रमुख प्रकारों को विस्तार से समझाएं। अब यहाँ पे हम लोग परिवार के प्रकार देखने वाले हैं, समझ गए ना, कि परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए एक परिवार टॉपिक से
पाँच छः क्वेश्चन बनता है। उस 5-6 क्वेश्चन में कोई भी 3 क्वेश्चन जो है दे देगा 10 नंबर या 15 नंबर में, कहेगा कि चर्चा कीजिए, चाहे परिवार का विशेषता या परिवार के कार्य या परिवार के आवश्यकता या परिवार के जो है तमाम तरीके की चीज़ें जो है पूछ देगा, प्रकार, समझ गए ना। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए परिवार के प्रकार कौन कौन से होता है। पहला है, परिवार के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं जो किसी स्थान की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। विभिन्न आधारों पर परिवारों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। देखिए परिवार जो होता है ना, यह परिवार आपको भौगोलिक, जियोग्राफिकल या सामाजिक या सांस्कृतिक या आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं, समझ गए ना। तो इस सब के परिणाम से जो है परिवार जो है विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। तो चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं कि किस किस आधार पर जो है बांटा गया है परिवार को। पहला है सदस्यों के संख्या के आधार पर। अब आप लोग जानते हैं कि सदस्यों की संख्या यानी जिसमें कम परिवार होगा, 1 2 3 होगा, वो होगा एकल परिवार यानी सूक्ष्म परिवार। जो जिसमें जो है बहुत सारा मेंबर होगा तो वो कंबाइंड संयुक्त परिवार होता है। तो इस सदस्यों के संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय या एकल, जिसमें पति पत्नी और उसके एक संतान होते हैं, समझ गए ना। तो ये होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार होता है, इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली होता है, समझ गए। जैसे दादाजी, उनके पिताजी और आप, तो ये 3 पीढ़ी के लोग जो है होते हैं, समझ गए। चलिए विस्तृत जो होता है तो इसमें जितने भी आपके खून के रिलेटेड होते हैं उस सब को जो है इसके अंदर में रखा जाता है, इसीलिए इसे विस्तृत परिवार कहते हैं, समझ गए ना। तो ये जो है आपका 3 प्रकार के सदस्यों के संख्या के आधार पर होता है, समझ गए, एकल, संयुक्त और विस्तृत, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अधिकारों के आधार पर। अब अधिकारों के आधार पर 2 प्रकार होता है। एक होता है पितृसत्तात्मक। पितृ मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसका अधिकार जो है मतलब मेल के पास हो, मेल कहा जाए तो या तो दादाजी या पिताजी के पास हो। और मातृतंत्रात्मक या मातृसंतात्मक परिवार होगा तो उससे जो है हम लोग फीमेल के पास जो अधिकार होगा, जो पावर होगा वो जो है फीमेल के पास होगा, समझ गए ना। जैसे बहुत लोग के फैमिली में जो अधिकार होता है परिवार में चलाने का, परिवार में निर्णय लेने का, वो मेन आदमी फैमिली के माता होते हैं या दादी होते हैं, समझ गए ना। तो जो कहेगी वही होगा, तो ये मातृसत्तात्मक परिवार होगा। लेकिन वैसा फैमिली जहाँ पे पिताजी का या दादाजी का बात चलता हो तो वो पितृसत्तात्मक अधिकार होता है। तो ये अधिकार के ऊपर है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिए निवास के आधार पर। निवास के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया, एक पितृस्थानीय परिवार और एक मातृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार का मतलब होता है कि जैसे शादी हुआ और समझ गए ना, शादी हुआ और शादी करने के बाद जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है, तो वो पितृस्थानीय परिवार होता है। मतलब सीधा समझिए कि कोई शादी किया और उसका जो बच्चा होगा तो वो बच्चा अगर अपने पिता के पास रहेगा, जो कि अक्सर होता है, जो शादी होने के बाद जो बच्चा होता है वो अपने घर पर, दादा के घर रहता है, अपने पिता के घर पर रहता है, तो पितृ स्थानीय परिवार होगा। मातृस्थानीय परिवार का मतलब है कि जैसे 2 कपल में शादी हुआ और शादी के बाद जो है देखते होइएगा कुछ लोग जो है घर जमाई बन के रहता है, मतलब वो अपने पत्नी के यहाँ रह जाएगा, पत्नी के मैके ससुराल जो मैके बोलते हैं, पत्नी के मैके में रह जाएगा। तो उस कंडीशन में एक पत्नी का घर हो गया, तो इसका जो बाल बच्चा होगा वो अपने माँ के पास, माँ के घर पर है, तो इस तरह से ये मातृस्थानीय परिवार होता है। तो यह निवास स्थान के आधार पर हो गया, उसके बाद अधिकार के आधार पर हो गया, सदस्यों की संख्या के आधार पर हो गया, तो ये 3 आधार पर हो गया। अब विवाह के आधार पर लास्ट है। विवाह के आधार पर जैसे एक विवाह परिवार, वैसा परिवार जिसमें एक परिवार, जैसे एक विवाह होता है, जैसे एक पति पत्नी आपस में, महिला और पत्नी का एक शादी हुआ और दोनों मिलकर जो परिवार बनाएगा तो एकल परिवार होगा, समझ गए ना। बहुविवाही प्रथा, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो जहाँ जिस परिवार में विवाह के आधार पर जो है परिवार रहता है, जैसे अलग अलग एक पति जो है 2-3 शादी, एक जो पुरुष होता है वो 2-3 शादी करता है, समझ गए ना। तो इस प्रकार के जो फैमिली होता है तो यह विवाह के आधार वाला फैमिली होता है, समझ गए। तो ये जो है एक विवाह और बहुविवाह, ये 2 प्रकार के विवाह के आधार पर परिवार बनता है, समझ गए ना। कुल 4 प्रकार से परिवारों को बांटा गया है। पहला था सदस्यों के संख्या के आधार पर, इसमें 3 था। दूसरा आपका जो था यहाँ, दूसरा में था अधिकार के आधार पर, जिसमें 2 टाइप्स था, मातृ और पितृ अधिकार पर। तीसरा जो है, तीसरा आपका था
निवास स्थान के आधार पर, जिसमें जो है 2 था मातृ निवास स्थान और पितृ निवास स्थान। चौथा जो है आपके यहाँ पे, चौथा जो है ये है आपके विवाह के आधार पर, जिसमें 2 है, जिसमें एक विवाह और बहु विवाह। समझ गए? चलिए, ये हो गया समापत। अगर परिवार के प्रकार पूछेगा तो आराम से लिख दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, परिवार के मूलभूत आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि परिवार के क्या क्या आवश्यकता होते हैं, एक परिवार को जो है चलाने के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता होता है, पूछता है मूलभूत आवश्यकता। देखिए, परिवार का निर्माण व्यक्तियों के समूह से मिलकर होता है। बिल्कुल सही है। परिवार जो है एक अकेला सिंगल व्यक्तियों के मिलने से नहीं होता है, समझ गए ना। परिवार जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलेगा तो ही जाके एक परिवार बनता है, समझ गए। अतः जिस प्रकार व्यक्ति को जीवित रहने व प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरी होती है, उसी प्रकार दंपति द्वारा परिवार की स्थापना, नियमन व संचालन हेतु कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो निम्न है। देखिए, जिस प्रकार से आप अपने जीवन चलाने के लिए विभिन्न चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार से जो है परिवार को भी चलाने के लिए, परिवार को कैसे हैंडल कंट्रोल किया जाए, परिवार में कैसे हर एक नियम को संचालन किया जाए, परिवार का क्या क्या आवश्यकता है, तो इन सारे चीज़ों को जो है परिवार को भी आवश्यकता पड़ता है, जो कि निम्न है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला याद रखिए फिजिकल नीड्स, भौतिक अवस्था। दूसरा है बायोलॉजिकल नीड्स, समझ गए। तीसरा है आपका सामाजिक नीड्स, सामाजिक आवश्यकता। और चौथा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये 4 नीड्स होते हैं जो कि परिवार चलाने के लिए, परिवार बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए ये चारों आवश्यकताएं होना जरूरी होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है भौतिक अवस्था, फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो घर चाहिए परिवार के लिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए, धन मतलब आर्थिक रूप से होना चाहिए, और घरेलू वस्तुओं इत्यादि होना चाहिए। ये सब जो है भौतिक है, जो कि अब मूलभूत ये फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि एक परिवार में कम से कम आवास, भोजन और कपड़ा ये चाहिए ही चाहिए, और ये आपका भौतिक आवश्यकता होता है, समझ गए। चलिए, दूसरा है जैविक अवस्था है, बायोलॉजिकल नीड्स है। बायोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत जो होता है जैसे शारीरिक क्रिया, जैसे यौन संबंध, समझ गए। रोगों से सुरक्षा कैसे किया जाए, नियोजिता, अभिभावकता मतलब गार्जियन के रूप में गार्जियनशिप कैसे चलाया जाए, रोगों से सुरक्षा कैसे परिवार को दिया जाए, यौन संबंध जो है परिवार में कैसे बने, तो ये जो है जैविक आवश्यकता होता है, समझ गए। जो कि इसके अंदर ये सब चीज़ों का होना जरूरी होता है, समझ गए। चलिए, सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड्स। एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए समाज में जो जो चीज़ें हैं उसको भी आवश्यकता होता है होना, समझ गए ना। जैसे रिश्तेदारी, बिना रिश्तेदारी के सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो परिवार नहीं हो पाएगा, तो रिश्तेदारी होना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए, आपके समाज में एक दूसरे से सम्मान मिलना ज़रूरी होता है। पहचान होना चाहिए समाज में, मनोरंजन की सेवा होना चाहिए, सामाजिकरण यानी जोर सामाजिक का निर्माण होने की भावना, और सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। ये सब सामाजिक आवश्यकता होता है एक परिवार के लिए, जो चाहिए इसके अंदर में, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट और आखिरी जो आवश्यकता है किसी फैमिली के लिए, वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अंतर्गत स्नेह, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व का विकास, जिम्मेदारियां, बौद्धिक विकास, उचित प्रेरणा आदि एक परिवार के सदस्यों को मिलना चाहिए, और ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होता है, समझ गए। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में मानसिक रूप से डेवलप्ड होने के लिए स्नेह, प्यार, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व, जिम्मेदारी, बौद्धिक विकास, उचित प्रेरणा, ये सब होना चाहिए। तो ये परिवार के मूलभूत 4 आवश्यकता हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। चलिए, अब आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। परिवार जो है, परिवार में क्या क्या चीज़ें का कार्य हो सकता है, चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, परिवार समाज की आधारभूत एवं मौलिक इकाई है। आपको पहले से ही पता है कि परिवार जो है समाज का एक बेसिक और एक मौलिक इकाई है, समझ गए ना, एक यूनिट के रूप में है, और ये एक सार्वभौमिक संस्था है, और यह क्या है, एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब देख लीजिए, चूंकि परिवार एक समाज का मौलिक और इकाई है, जो एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में भी है, परिवार में अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है। इस कार्य को भी 2 भागों में और विशेषता को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, समान विशेषता और विशेष विशेषता। यहाँ भी इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है कार्यों को, ठीक है। चलिए देखिए, पहला कार्य है जैविक या आवश्यक कार्य। पहला जो कार्य होता है बायोलॉजिकल या इसेंशियल फंक्शन होता है, मतलब जैविक या आवश्यक कार्य होता है, ठीक है। दूसरा है परंपरागत कार्य या अन्य कार्य, समझ गए ना।
ट्रेडिशनल या नॉन इसेंशियल फंक्शन। मतलब सीधा समझिए, परिवार में दो तरह के जो कार्य को बांटा गया है, उसमें पहला बायोलॉजिकल या इसेंशियल जो कार्य होता है, इसमें ये नीड कार्य है, ये नीड है, इसको चाहिए ही, ये परिवार में इन चीज़ों का आवश्यकता पड़ता ही है, परिवार इन चीज़ों का कार्य करता ही है, ठीक है ना। दूसरा जो कार्य है, होगा और नहीं भी होगा तो चलेगा, ये अन्य कार्य में है, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, पहला जैविक कार्य है। परिवार के सार्वभौमिक कार्य वे हैं जो हमें सभी समाज एवं संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला जो कार्य है जैविक या आवश्यक कार्य, तो एक कार्य आप कहीं भी चल जाएंगे पूरे विश्व में, चूँकि परिवार सार्वभौमिक है, पूरे विश्व में पाया जाता है, तो इस कंडीशन के अनुसार आप किसी भी समाज और संस्कृति, मतलब किसी भी कल्चर में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे परिवार के जो है ये जो आवश्यक कार्य है ये आपको मिल ही जाएगा, समझ गए ना। भले ट्रेडिशनल कार्य आप कहीं कहीं जाएंगे तो आपको बदला बदला हुआ दिखेगा, चेंजेज दिखेगा, या कोई कार्य ट्रेडिशनल वाला नहीं भी मिलेगा, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल जो इसेंशियल कार्य है, यह जो है आपके पूरे विश्व में, पूरे हर जगह जो है आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसे आवश्यक या बायोलॉजिकल कहा गया है, समझ गए ना। चलिए देख लीजिए, पहला है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। अब आप लोग बताइए कि पूरे विश्व में चल जाइए, कौन सा ऐसा परिवार नहीं है जिसमें यौन का क्रिया नहीं होता होगा, सेक्सुअल नीड नहीं होता होगा, सेक्सुअल जरूरी या सेक्सुअल कार्य नहीं होता होगा। चूँकि जब एक परिवार बनता है, उसमें एक दंपति जोड़ा जब शादी होकर गृहस्थ जीवन में आता है, तो उसको एक जो है समाज और परिवार जो है एक जो है उसे मान्यता दे देता है कि वो अपने संतान की उत्पत्ति के लिए जो है वो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है आपस में, समझ गए ना। तो यह जो है पहला कार्य होता है जो कि एक बायोलॉजिकल कार्य है। दूसरा कार्य है संतानों उत्पत्ति एवं बच्चों का पालन पोषण। अब आप पूरे विश्व में कहीं भी चल जाएंगे, परिवार अपने बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए परिवार में जो है हर एक चीज़ करता है, हर एक कार्य करता है, समझ गए ना। तो यही दूसरा पॉइंट है कि बच्चों का पालन पोषण और संतान उत्पत्ति के कार्य, समझ गए। चलिए, तीसरा कार्य यहाँ पे आप लोग देखिए, निवास स्थान का कार्य। अब आप लोगों को पता है कि परिवार जो है सबसे पहले अपने सदस्यों के लिए क्या करता है कि घर का व्यवस्था करता है, निवास का व्यवस्था जरूर करता है। तो ये आपका निवास स्थान का व्यवस्था हो गया, समझ गए। चौथा है शारीरिक सुरक्षा। अब समझिए, आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, उस 5 सदस्य में एक तो मेन होगा ना। अब वो जो मेन होता है अभिभावक, वो उन पर जो है क्या होता है, जिम्मेदारी होता है कि परिवार के हर एक सदस्यों को कैसे जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए, कैसे रोगों से बचाया जाए। तो ये जो है शारीरिक सुरक्षा एक कार्य होता है परिवार का, ठीक है। पांचवा है मनोरंजनात्मक कार्य। और परिवार जो होता है वह एक मनोरंजन का भी साधन होता है। परिवार में हर एक सदस्य जो है एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ इंटरटेन का, मनोरंजन का साधन करते रहते हैं, समझ गए। तो ये मनोरंजन का कार्य होता है, समझ गए। छठा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों के लिए साइकोलॉजिकल जो है क्या करते हैं, सबको मदद करते हैं। जैसे किसी को कोई टेंशन है तो उसको मदद करते हैं, स्नेह प्यार दुलार, समझ गए ना, इन सबों में जो है कार्य करते हैं परिवार, एक दूसरे पर सदस्यों पर दिखाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक कार्य हो गया, समझ गए। तो बायोलॉजिकल कार्य समझ गए, मनोवैज्ञानिक का आवश्यक कार्य, ये 6 पॉइंट है। तो आपको किसी को अगर कन्फ्यूजन होगा तो एक बार जाके बैक करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं परंपरागत कार्य, ट्रेडिशनल या नॉन इसेंशियल फंक्शन, ठीक है। देख लीजिए, देख लीजिए, परिवार के वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा होता है, परंपरागत कार्य कहते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि आप लोग जानते हैं कि आपके क्षेत्र में या आपके राज्य में जो चीज़ होता है वह जो है आप किसी और राज्य में या किसी और क्षेत्र में जाएंगे तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ का कल्चर अपने अनुसार जो है अपने परंपरा के अनुसार कार्य करता है, समझ गए ना। तो ये जो है जैसे बिहार में, यूपी में अब आधा जो है बहुत लोग करने लगे हैं छठ, लेकिन यही छठ अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे जो क्या होता है कि लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका परंपरा ये छठ का नहीं है। तो ये जो इस प्रकार के जो कार्य होता है, वैसा कार्य जो सब अपने संस्कृति अपने परंपराओं के अनुसार जो है सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है पाया जाता है। तो ये जो कार्य होता है परंपरागत कार्य जो होता है, यह अलग अलग संस्कृतियों सामाजिक परंपराओं के हिसाब से होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं।
देखिए, पहला है परिवार के निम्नलिखित परंपरागत कार्य हैं। कौन कौन परंपरागत कार्य हैं? पहला परंपरागत कार्य है आर्थिक कार्य। अब जो आर्थिक कार्य होता है तो अपने परिवार के लिए जो आर्थिक अर्जन, पूंजी, पैसा कमाना, तो ये जो कमाने का जो सोर्सेज होता है सभी संस्कृति में, सभी परिवार में अलग अलग होता है, समझ गए ना। जैसे कोई राज्य है जो कि कोई राज्य में जो है बहुत ज़्यादा पूंजीवाद है, तो वहाँ पे जो है बहुत बिजनेसमैन सब है, तो वहाँ पे बिजनेसमैन से ज़्यादा जो है परिवार लाभान्वित है। कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे कृषि पर ज़्यादा डिपेंड है, तो उसका जो आर्थिक अर्जन होगा, आर्थिक काम होगा, वो कृषि पर आधारित होगा। तो ये आर्थिक कार्य जो है आदमी के क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है, समझ गए। चलिए, दूसरा जो है सामाजिकरण का कार्य। अब सभी समाज में जो है अपने अपने हिसाब से जो है सामाजिकरण का कार्य किया जाता है, समाज में एक दूसरे से स्थापित करने का काम जो है किया जाता है, समझ गए। चलिए, तीसरा है शैक्षणिक कार्य। शैक्षणिक कार्य जो होता है, आप लोग देखते हैं कि शैक्षणिक कार्य जो होता है यह भी जो है अपने अपने परिवारों के जो है स्थिति के अनुसार होता है, समझ गए। हर एक परिवार चाहता है कि हम अपने बच्चे को जो है अच्छे से शैक्षणिक योग्यता दें, बट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हो जाता है। बट वहीं पे कोई परिवार जो है क्या करता है कि अपने बच्चे को जो है बहुत अच्छा पढ़ा देता है। तो ये जो है शैक्षणिक कार्य भी एक परंपरागत कार्य के अंतर्गत ही है, समझ गए। धार्मिक कार्य। अब सभी धर्म में, सभी जगहों पर अलग अलग धर्म को, अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग हैं, तो अपने हिसाब से अपने जो है जो गॉड है उनको मानते हैं अपने धर्म में, समझ गए ना। तो ये जो है धार्मिक कार्य एक परिवार के द्वारा किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं सांस्कृतिक कार्य है, कल्चरल फंक्शन है। सांस्कृतिक कार्य, अब आप लोग को पता होगा कि जो हमारे ये उत्तर भारत में जैसे हो गया राजस्थान, हो गया मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, इधर जो कल्चर है लगभग आपका बहुत सारे चीज़ें मिलता जुलता होगा। लेकिन जस्ट इसके आप विपरीत में महाराष्ट्र में जाइए, आप जो है दक्षिण भारत में जाइए, तो उधर का कल्चर आपको बिल्कुल विपरीत दिखता है, समझ गए ना। तो ये जो है परिवार सब जो परिवार जहाँ है वो अपने परंपराओं, अपने संस्कृति के हिसाब से अपने कार्यों को निर्वहन करती है, समझ गए ना। छठा जो है परंपरागत कार्य में राजनीतिक कार्य। अब परिवार में जो है बागडोर, परिवार का जो अधिकार है वह जो है किसके पास रहता है। और आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो परिवार के जो मुखिया होते हैं वो सभी सदस्यों से सलाह मशवरा लेने के बाद जो है वो अपना कदम आगे उठाते हैं, समझ गए ना। तो ये जो है राजनीतिक कार्य भी होता है यहाँ पे परिवार में, समझ गए ना। राजनीतिक कार्य के मतलब है कि जो परिवार में जो मुखिया होते हैं वही जो है निर्णय लेते हैं, वही जज के रूप में होते हैं, समझ गए। तो ये राजनीतिक कार्य भी यहाँ पे होता है परिवार में, समझ गए। जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल में एक मुखिया होता है, मतलब मेन अध्यक्ष होता है, और वो जो निर्णय लेता है वही जो है उसके दल के लोग मानते हैं, उसी प्रकार से परिवार में भी राजनीति के तरह कार्य होता है कि जो परिवार के मेन लोग एक होते हैं वो जो निर्णय लेते हैं या जो सबसे मिल के निर्णय लेंगे और वो जो निर्णय देंगे वही सब लोग मानते भी हैं, समझ गए ना। तो ये कुल 6 कार्य होता है जो कि एक परंपरागत कार्य है, और ऊपर भी जो है आपके इसेंशियल यानी बायोलॉजिकल कार्य में हम लोग 6 पॉइंट देखें, ठीक है। तो आपके परिवार यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ सकते, देख लीजिए परिवार कितना बड़ा का टॉपिक है कि 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ परिवार पर ही लेक्चर चला है, जबकि हम शॉर्ट बताए हैं, तो समझ गए ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार समाप्त हो गया, परिवार से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इमोशन के ऊपर, कि इमोशन यानी संवेग का क्या अर्थ होता है और डिफिनीशन बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अर्थ देखिए, इमोशन संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है टू एक्साइटेड, उत्तेजित करना। देखिए, संवेग अगर किसी को अंदर आता है ना, तो उसके भाव में, उसके जो भाव होता है उसमें जो है उसको क्या होता है, उत्तेजना हो जाता है व्यक्ति के अंदर। जैसे ही कोई संवेग में आता है, इमोशन होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है, भाव में उसका जो है बिहेव चेंज हो जाता है, व्यवहार चेंज होता है, उसका भाव चेंज हो जाता है, समझ गए ना। तो व्यक्ति जो है उसी तरीक़ा से रिएक्ट करता है। जैसे किसी को क्रोध होता है तो देखिएगा एकदम क्रोधित होकर वो मन में से जो है अपना व्यक्त करेगा भाव को, समझ गए ना। किसी को डर लग जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वह जो है सबसे चोरी चुपके रहेगा, समझ गए ना। तो वह अपना भाव प्रकट करता है। प्रेम है, प्रेम जब किसी को एक दूसरे से होता है काफ़ी प्यार लुटाता है, तो यह भी एक भाव एक्सप्रेशन ही व्यक्ति को दिखता है, समझ गए ना। खुशी, व्यक्ति जब खुश होता है तो वह बहुत ज़्यादा जो है खुश मन में रहता है, यानी उसका जो एक्सप्रेशन है, जो उसका मन का भाव है वह खुशी नुमा है, समझ गए ना। यानी उसका जो मन का भाव है वही जो है संवेग को दर्शाता है, समझ गए। चलिए
तो यहाँ पे देख लीजिए संवेग एक जटिल अवस्था है, यह एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा को दर्शाता है। यही ना है टू एक्साइट मतलब उत्तेजित करना, इमोवेयर का अर्थ होता है कि उत्तेजित करना। अब संवेग एक ऐसा जटिल अवस्था होता है कि जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा को दर्शाता है, कि व्यक्ति के अंदर जब संवेग होता है, जब भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसमें उत्तेजित दशा को दर्शाता है। समझ गए ना। मानव जीवन में संवेग का विशेष महत्व है। अब चूंकि मानव जीवन है तो दुख, कष्ट, खुशी, प्रेम, क्रोध, भय, भूख, प्यास ये सब तो आता ही रहता है। तो यही जो है व्यक्ति के भाव को दर्शाता है, यही जो है व्यक्ति के महत्व को दर्शाता है। कौन? जीवन, संवेग। समझ गए। जैसे क्रोध, भय, प्रेम, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख संवेग है, ये हमारे जीवन का प्रमुख संवेग है। समझ गए। चलिए संवेग का समझ गए। अब देखिए संवेग को कुछ वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया। जैसे वैलेंटाइन के अनुसार, नाम तो याद रहेगा ना, वैलेंटाइन ने कहा कि वैलेंटाइन ने कहा अनुभूति यानी अटेंशन की गहनता को संवेग कहते हैं। मतलब किसी को अगर किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा डीपली चले जाए तो ही व्यक्ति जो है संवेग में डूब जाता है, इमोशनली हो जाता है। और बिल्कुल सही भी बात है। आप किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा डीपली अगर आप उसमें घुस जाएंगे तो वो जो है क्या होगा, आपको इमोशनली होने लगता है। चाहे आप उससे क्रोध हो, चाहे आप उससे खुशी हो, चाहे आप उससे डर जाए, लेकिन ये जो है किसी चीज़ में डूबने से जो है संवेग जो है व्यक्ति को होता है। यह वैलेंटाइन ने कहा कि अनुभूति की गहनता को ही संवेग कहते हैं। समझ गए। चलिए अब रास ने क्या कहा, ये तो वैलेंटाइन है, ये रास है। रास ने क्या कहा कि संवेगात्मक दशाओं के वे रूप जिनका संबंध भावना से रहता है संवेग कहलाता है। उसी समय से हम भावना कह रहे हैं ना, तो यही भावना एक्सप्रेशन, समझ गए ना, ये एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन जो होता है यह जो है व्यक्ति के दशाओं को बताता है कि व्यक्ति किस दशा में है, किस कंडीशन में है। और व्यक्ति जो है जिस कंडीशन में, अगर खुशी कंडीशन में होगा तो व्यक्ति जो है खुशी दर्शाएगा अपने इमोशन, भावना, संवेग में। समझ गए ना। अगर वह दुखी होगा तो दुखी दर्शाएगा अपने भावनाओं को। समझ गए। और ये जो है जैसा उसका भावना होगा वैसा ही उसका संवेग व्यक्ति के अंदर, भावना जैसा दिखेगा वही जो है संवेग को जो है क्या करता है, निर्धारित करता है। समझ गए। तो रास ने कहा कि संवेगात्मक दशाओं के वे रूप जिनका संबंध भावना से रहता है वह जो है संवेग कहलाता है। समझ गए। चलिए ये हो गया। अब संवेग के प्रमुख विशेषता देख लीजिए क्या क्या होता है। तो देख लीजिए संवेग में कई विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, स्वास्थ्य के रोगों आदि पर अपना प्रभाव डालती है। कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार है। ठीक है, देख लीजिए। पहला विशेषता है, देखिए ये पॉइंट में है, आप इधर उधर भी करके लिख सकते हैं, ऐसा बातें नहीं है कि लाइन बाय लाइन लिखना है। संवेग द्वारा व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप खुशी रहेंगे, मन खुशी होगा तो आपको मन अच्छा लगेगा काम करने में। ठीक है, तो प्रेरित भी करेगा। संवेग जन्म के बाहरी उद्दीपकों द्वारा किया जाता है। संवेग जो होता है वह बाहरी उद्दीपकों यानी बाहरी स्टिमुलेट, बाहरी चीज़ों के द्वारा होता है। समझ गए। संवेग द्वारा व्यक्ति अपने आकर्षण, विकर्षण एवं अनुभवों को व्यक्त करता है। अब जिसका जो है जो इमोशनल में रहता है तो अपने भावनाओं को व्यक्त करता है ना, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है ना, तो यही चीज़ें कह रहा है। संवेग जो है सर्वभौमिक होते हैं। संवेग जो होता है यह यूनिवर्सल होता है, सभी जगह दुख, प्रेम, कष्ट, भय सभी जगह होता है। तो इसीलिए जो संवेग है यह सभी जगह होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति एवं समुदाय में पाया जाता है। जो संवेग होता है ना यह सब में पाया जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें दुख, दर्द, प्यास, प्रेम नहीं होता हो, सब में होता है। समझ गए ना। संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिकों कारणों से होती है। संवेग का जो उत्पत्ति होती है ना यह मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रीजन से होता है। जैसे किसी को किसी चीज़ में ठेस पहुँचने से दिल दुखता है, दिल टूटता है। समझ गए ना। तो ये सब जो है होता है। समझ गए। संवेग धनात्मक या प्रिय, ऋणात्मक, अप्रिय दोनों हो सकता है। संवेग जो है धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। समझ गए। संवेग व्यक्ति के बोध की क्रिया को प्रभावित करता है। संवेग जो होता है व्यक्ति के परसेप्शन को प्रभावित करता है, बोध को प्रभावित करता है। समझ गए। अगर व्यक्ति दुख होता है तो किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, अगर वह सुख है तो उसको सब चीज़ में जो है मन लगेगा। समझ गए ना। संवेग द्वारा व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का आभास होता है। अगर व्यक्ति में पॉजिटिव इमोशनल है, सकारात्मक अगर संवेग है तो उसको जो है शरीर को एनर्जी मिलेगा किसी भी काम को करने में। समझ गए ना। और मानसिक रूप से वह स्वस्थ होगा। नेक्स्ट है यह व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके अंदर अच्छा संवेग है, इमोशनल अगर पॉजिटिव है तो आपको जो है संघर्ष के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है ना। संवेग व्यक्ति की शक्ति को उत्तेजित करता है। आपके अंदर जो है कितना ज़्यादा मजबूती है, कितना ज़्यादा आपके अंदर अस्थायित्व है, इसको जो है क्या करता है, शक्ति को उत्तेजित करता है संवेग। समझ गए ना। अगर संवेग मजबूत नहीं होगा तो बात बात पर रोने लगेंगे, बात बात पर क्रोध हो जाएंगे। ठीक है ना। यही चीज़ें है। संवेग व्यक्ति में एक हलचल एवं अशांति को जन्म देता है। संवेग
संवेग जो है किसी व्यक्ति में हलचल और अशांति को जन्म देता है, जैसे दुख, क्रोध, भय, ये सब आने से ही व्यक्ति में हलचल और अशांति हो जाता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए, संवेग की परिस्थितियों के प्रकारों का वर्णन करें। संवेग या संवेगात्मक कंडीशन के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। तो देखिए, संवेगात्मक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं देख लीजिए। पहला है धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ओके, चलिए। धनात्मक वे होता है जिसमें जो है निम्न प्रकार से संवेग में सुख का भाव होता है, इसे सकारात्मक कहते हैं। समझ गए ना? धनात्मक होगा तो धनात्मक संवेग मतलब अच्छा संवेग जिसमें सुख का भाव होता है। समझ गए ना? जैसे देखिए क्या क्या, जैसे एक व्यक्ति के अंदर स्नेह और प्रेम होता है तो मतलब अच्छा होता है, उसमें सुख ही आएगा। पर उसका मन अगर हर्ष और प्रश्न रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। जिज्ञासा, क्रियोसिटी अगर उसके अंदर जगेगा तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ गए ना? तो ये सब व्यक्ति के अंदर जो है अच्छा चीज़ें लाता है। आशा, आशा होना मतलब किसी भी चीज़ के प्रति पॉजिटिव बातें होना। तो ये जो है 4 चीज़ें जो व्यक्ति के अंदर खुशी का आभास लाता है और ये जो है आपका पॉजिटिव इमोशन होता है। समझ गए? सकारात्मक संवेग। लेकिन वहीं पर बात किया जाए ऋणात्मक संवेग का, तो ऋणात्मक संवेग बहुत सारा होता है जो दुख के भाव का होता है, जिसमें दुख प्रकट होता है। समझ गए ना? देख लीजिए, जैसे डर लगना, भय होना, क्रोध होना, ईर्ष्या होना, घृणा करना, उदासी एवं अवसाद होना, शोक में, चिंता में, अपराध बोध, उब जाना। ये सब जो है व्यक्ति को क्या करता है कि व्यक्ति को दुख प्रकट करता है और ये दुख प्रकट करने वाला ऋणात्मक जो है संवेग होता है। समझ गए? चलिए, ये हो गया। अब देखिए, कुछ ऐसे ये जो संवेग होता है इसके होने से हमारे शरीर में जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, देख लीजिए। संवेग अगर आता है किसी को इमोशनली, जब कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो इमोशन के समय व्यक्ति में क्या क्या चेंज आता है देख लीजिए। पहला है नाड़ी गति तेज हो जाएगा, नब्ज पल्स रेट जो है बढ़ जाता है, घट जाता है। पता है ना? ये पढ़े हैं आप कहाँ? एनाटोमी में भी पढ़े हैं, पता है आपको। हृदय गति जो है क्या होता है, बढ़ या घट जाता है इमोशनली रूप से। श्वसन दर तेज हो जाता है। रक्तचाप भी प्रभावित होता है इमोशन में। समझ गए ना? पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। नींद जो है नहीं आता है, नींद कम जाएगा। ग्रंथियों में परिवर्तन आता है जिसके कारण हार्मोनल सिक्रेशन भी जो है इरेगुलर हो जाता है और मस्तिष्क तरंग के ब्रेन वेव्स भी काम में प्रभावित आने लगता है। तो ये सब जो है प्रभावित होता है इमोशनली रूप से भी। समझ गए ना? चलिए, वीडियो बड़ा हो गया है, विदा लेते हैं। विवाह आपका आज भी नहीं हो पाया, विवाह को किसी और दिन हम लोग देखेंगे क्योंकि जो परिवार वाला टॉपिक था बहुत बड़ा था। समझ गए? चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।